अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि सब जानते हैं अब से 3 से 4 रोज़ के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत का जो 100 रोज़ा एजेंडा, इसका जो प्लान है, ये 100 दिन पूरे हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे मीडिया पे, टीवी टॉक शोज़ में तज्ज़िये और तबसरों का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, एक नई बहस शुरू हो जाएगी। हुकूमत अपने जो कारनामे हैं वो गिनवाते हुए नहीं थकेगी और जो अपोजिशन है वो एक लंबी चार्जशीट तैयार करके बैठी है कि इनका 100 रोज़ा जो एजेंडा है, प्लान है, ये अमल दरामद नहीं कर पाएंगे। ये पहले ही उन्होंने कह दिया था और जब 100 दिन पूरे हो जाएंगे तो उनको एक मौका मिल जाएगा इन पर तनकीद करने का। और प्राइम मिनिस्टर साहब को क्यों ये लगता है कि जो अपोजिशन है वो इनकी हुकूमत गिराना चाहती है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही जो इकॉनमी की सूरत हाल को संभाला देने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने 3 से 4 ममालिक का दौरा किया है, ये आर्जी है या मुस्तकिल है, इस सारी सिचुएशन पर आज हमें बात करनी है। तज्जियाकार हसन निसार साहब हमारे साथ होंगे। इसके अलावा ये जो 100 रोज़ा प्लान है और तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी है, पीटीआई के नुमाइंदों के पास भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे और कुछ नून लीग के लोग भी हमारे साथ होंगे। ये आज हमारे प्रोग्राम का एजेंडा है। लेकिन मैं अपने प्रोग्राम की जो शुरुआत है, इस प्रोग्राम को एजेंडा है, ये हसन निसार साहब से शुरू करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम हसन निसार साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले यही बात कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये क्या खौफ है कि अपोजिशन चाहती है कि उनकी हुकूमत जल्द से जल्द गिरा दी जाए। हम सब जानते हैं कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर जरदारी साहब ने खड़े होकर कहा था कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं, आए बैठें बात करें। तो क्या 100 रोज़ा एजेंडे की नाकामी की तरफ इशारा है? ये क्या खौफ है? अगर अपोजिशन की ख्वाहिश है, देखने वाली बात यह है कि कैपेसिटी है, उनमें कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, काफ़ी स्ट्रेंथ है, कुछ भी नहीं है उनके पल्ले। तो उनके पल्ले तो सवाए बदनामियों और जेन्युइन केसेस के, ये जो अब अजीब व गरीब तरह की ये दे रहे हैं, वजाहतें दे रहे हैं, शर्म आती है मुझे बात करते हुए कि मेरा वज़ीर आज़म, देखें मुझे पसंद था नहीं था उसको अलग कर दो, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो रहा 3 बार, वो कितना अजीब आदमी है। मैं उसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ? मुझे नदामत होती है, मुझे अपने वजूद पे शर्म आती है। वो कह रहा है कि अगर मेरे एहसासें मेरी इनकम से ज़्यादा हैं तो ये तो कोई जुर्म नहीं है। ये किस लेवल का भोंडे लोग हैं। तस्वीरें उठा के याया खान की साबित करना चाह रहे हैं कि जी ये बड़ी को तुर्रम खान चीज़ें थे। सादा बात है, जिस साल याया खान ने इनकी फैक्ट्री, पता नहीं किस चक्कर में, और जुगाड़िए से लोग हैं ये, जिस साल याया खान ने इनकी सो कॉल्ड फाउंड्री विज़िट की, मुझे उस साल के टैक्स पेयर्स की लिस्ट निकाल दें, इनकी औकात सामने आ जाएगी। सही फजूल बातें कर रहे हैं, ठीक है। बेटों को डिसोन कर दिया है, बेटी ने कुछ, फिर ये जी कि वो उस पर मुझे इस्तिस्ना दे दें जो मैंने असेंबली में कहा। और जिसको तुम वोट को मुकद्दस कहते हो, उस मुकद्दस वोट के लोग को लेके जिस ईवान में जाते हैं वो तो फिर मुकद्दस तरीन हुआ। वहाँ खड़े होकर जो तुमने झूठ बोले हैं, तुम दिन दिहाड़े सरेआम, पता है ये क्या है? मुझे एक तो गुस्सा है कि मेरे मुल्क के साथ क्या, दूसरा ये है कि ये मेरे और आपके कॉमन सेंस की, इंटेलिजेंस की तौहीन है। इट इज एन इंसल्ट टू आवर इंटेलिजेंस। ये क्या समझता है कि मुझको या आपको बेवकूफ बनाने की बात है। तो इसलिए बहरहाल इमरान की बात में मुझे तो मेरी एनआरओ की बाज़गिश बार बार क्यों हुकूमत को सता रही है? लेने वाले जो कहते हैं मैं अगर एनआरओ लेना होता बेटी के साथ जेल में जाता। नहीं, देखो उसमें भी ये भी एक बेतुकी लॉजिक है। एनआरओ है नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन ये जवाब बड़ा अहमकाना है। वो जेल में रहने के बाद ही तो तुम्हें तकलीफ ज़्यादा हुई होगी और तुमने सोचा होगा कि यार हाथ पाँव मारें, इस हिसाब से निकलने की कोशिश करें। दिस इज़ नो आर्ग्यूमेंट। एक बात, अच्छा, हर आदमी का एक माजी होता है, हर जमात का, हर फ़िरके का, हर मसलक का, हर माशरे का, हर कौम का, कबीले का एक माजी होता है। इनका माजी क्या है? इनका माजी ये है कि अपने साथियों को कसम पुरसी के आलम में परवेज़ मुशर्रफ साहब की रजीम के रहमो करम पे छोड़ गए। ये ख़ानदान इस मुल्क से फ़रार हुआ और इनमें से किसी नहीं है। चौधरी को तो ब्लेम करते हैं, इनको अपने गिरबानों में नहीं झांकते। ये सबको डिच करके, धोखा दे के, फरेब दे के ये मुल्क छोड़ के भाग गए। बाद में इन्होंने बड़ी देर तक उसको ये कॉन्ट्रडिक्ट भी करते रहे, डिसोन भी करते रहे। फिर जब तक वो बीच में आया था को प्रिंस को मकरन या मुकरन, ये जो आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस नेम,
तो वो आया, उसने बताया, तो फिर इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नहीं ये 10 नहीं था, ये 8 साल का था, ये व्हाटएवर। इनका तो माजी है नेहरू का है, सही, ठीक है। और पॉलिटिक्स में इनकी एंट्री से लेके इनके लास्ट एनआरओ तक, और अब ये जिस तरह की ये सिंपल वर्ड्स के बेवकूफ बना रहे हैं, आवाम को भी और कानून को भी। मेरा ख्याल है बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंस, कोशिश की है, मैं तो नहीं बना, एंड आई एम श्योर आप नहीं बने, ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, ये भी नहीं बने होंगे। अच्छा, कोई होगी एक आबादी की एक खास। अच्छा, आर्मी चीफ साहब ने कुछ दिन पहले बड़ी एक कहना चाहिए अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ सबकी तवज्जो मबजूल करवाई है। लाइक उन्होंने कहा कि ये जो हाइब्रिड वॉर का खतरा है, ये कितनी खतरनाक सूरत की तरफ इशारा है। इट इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बिकॉज मुझे इस बात का अफसोस है कि मीडिया ने इस पे उतनी तवज्जो उतनी नहीं दी, नहीं तवज्जो। इस मुल्क को अब से नहीं बड़ी देर से हाइब्रिड वॉर, जैसे 5th जनरेशन वॉर कहते हैं, उसका सामना है। उसमें होता ये है कि आप, बस मैं हूँ, आप मुझे बाहर से हिट नहीं कर रहे हैं, आप मुझे गोली नहीं मार रहे हैं, मुझे खंजर नहीं मार रहा है, मुझे नेज़ा नहीं मार रहे हैं, आप किसी न किसी तरीके से ये इंश्योर कर रहे हो कि मैं अंदर से गलना सड़ना शुरू हो जाऊँ, ठीक है। और पता उस वक्त चले जब बहुत लेट हो गया, ठीक है, अचानक आपको खबर आती है कि जी फेफड़े गल सड़ गए हैं जी, ठीक है जी, ये फलां जगह का ये कैंसर इस लेवल पे पहुंच गया। पाकिस्तान में देखो इसका होता है, ये आसाबी जंग है, आसाबी तौर पे बर्बाद करना किसी कौम को, इक्तसादी तौर पे बर्बाद करना, मजहबी तौर पे उनको लड़वाना, अनाकी पैदा करना, इंतशार पैदा करना, उनके अंदर नफरतें पैदा करना, इंतहा पसंदी को। अच्छा, उसमें होता क्या है कि अगर मैं इस काम में मुलविस हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी का एजेंट हूँ, एजेंट्स भी हैं, ये मॉडर्न किस्म के मीर जाफ़र, मीर सादिक, और अगर आपने पढ़ा हो लॉरेंस ऑफ अरेबिया, ये वो लोग हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सब के सब पेड हों या बाकायदा एजेंट्स हों। ये काम मैं अपनी जहालत और हिमाकत की वजह से भी कर सकता हूँ। लेकिन इसका सोल्यूशन भी तो होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। Exactly. अब यही अच्छा इत्तेफाक ऐसा है कि मैंने इस पे लिखा है और सवाल यही उठाया है कि अगर हमारे आर्मी चीफ को, अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, ये खासी अनपढ़ होती है, ये अहमक लोग होते हैं, और फिर इनके अंदर एक ख़ास तरह की खुदगर्जी भी होती है। जो मैंने पहले मिसाल दी कि ये तजावुज़ात ये अंधे थे, नून लीग वाले या पीपल्स पार्टी वाले, उनको नजर नहीं आती थी, लेकिन नहीं जी हमारा वोट बैंक कायम रहे, बाकी सारा सत्यानाश। अच्छा, अब पॉलिटिकल एलीट हमारी इस काबिल नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये बड़ा सूदिंग था ये जानना कि हमारे आर्मी चीफ ने लोगों को इत्मीनान में लेके बात की है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये आप उठाओ, ठीक है, ये हम इस पे बात करते हैं, मीडिया की अपनी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी, तो हमें ये भी बताएं ना जी कि इस जंग को कैसे लड़ना जाए, इसके मुजरिम कौन है, उनकी निशानदेही भी आप करो, उनको निशाने इबरत बनाने के लिए अमली इक़दाम भी उठाओ, आप उठाओ, गवर्नमेंट उठाए, बिल्कुल सही, जो कुछ हमारे बस में हम करते हैं बतौर मीडिया का हिस्सा होने के, ठीक है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। सही। दुख मुझे इस बात का है कि ये इसका इतना नोटिस नहीं लिया गया, हालांकि ये बात बहुत खौफनाक है, मीडिया पे डिस्कस करना चाहिए। एक आखिरी मेरा आपसे सवाल कि ज़ाहिर है मैं भी ये नहीं चाहती और कोई भी ज़ीशा और इंसान ये नहीं डिमांड कर सकता कि ये जो 100 दिन का जो एजेंडा है, पिछले 30 सालों का जो गंद है, वो आपका जो ख़राबी है, वो आप इस 100 दिन में ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन एक लोगों को जो आपने होप दिलाई अपने 100 रोज़ा एजेंडे पे, आपको नहीं लगता अगर वो पूरी नहीं होती, यकीनन नहीं पूरा होगा, 100 रोज़ में आपने जो प्लान दिया था आप उस पर काम नहीं कर सकते, लोगों में एक मायूसी तो आएगी, तो एक नेगेटिव एक इम्पैक्ट तो जाएगा इस हुकूमत। अच्छा देखो, उसमें अब इनके फेलियर की इंतहा है कि ये आपको भी कम्युनिकेट नहीं कर पाए। 100 दिन की बात इन्होंने भोंडे तरीके से की, और ये हुकूमत बहुत बुरी तरह मार खा रही है मैसेजिंग में, और कम्युनिकेशन इनकी बहुत पोर है। 100 दिन से मुराद उनकी ये थी कि 100 दिन में लोगों को हमारी पॉलिसीज का पता चलेगा, हमारी डायरेक्शन का, अच्छा, मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी में हमारी समत का और स्पीड का कुछ अंदाजा होगा। 100 दिन भूंडापन था, इनको कहना नहीं चाहिए था। और ये हुकूमत एक और बहुत बड़ी हिमाकत कर रही है, ईच वन ऑफ देम इज टॉकिंग अ लिटिल टू मच। ये मेरे पास ये चौहान साहब नहीं आए तो मुझे कहते हैं कि आप मुझे कोई एडवाइस करें। पहले तो मैंने कहा यार मैंने क्या एडवाइस करनी, तो फिर मैंने तंग आके ये फैज़ल हुसैन चौहान की बात करूँ, मैंने कहा यार कम से कम नजर आओ, कम से कम बोलो। मैं अभी उन्हीं के पास जा रही हूँ। अच्छा, कम से कम नजर आओ और कम से कम बोलो, दिस इज व्हाट आई टोल्ड हिम। अच्छा, काम बोलने दे, जैसे जजेस के बारे में कहते हैं ना
इनका काम बोलना चाहिए, फैसले बोलने चाहिए। ये ज़िंदगी में सिर्फ जजेस के लिए नहीं है, ये मेरे आपके लिए भी है कि हमारी परफॉर्मेंस बात करे तो बेहतर। प्राइम मिनिस्टर साहब को भी चाहिए कि बुज़दार साहब की तारीफों के पुल बांधने की बजाय उनकी कारकर्दगी का इंतजार करें। बुनियादी तौर पे देखो बात कारकर्दगी बोलने दें। आप देखो, इफ आई लाइक यू मैं कहूँगा कि शादिया बड़ी मुस्तकिल मिजाज है, इफ आई डोंट लाइक यू मैं कहूँगा बड़ी जिद्दी है, ढीठ है। सो जैसे आपका दिल करे कह रहे हैं इमरान जिद्दी है, ढीठ है या मुस्तकिल मिजाज है। अब ये उसकी जिद है, ये इस्तक़लाल है, जो मर्जी करे, लेकिन ये झूठ चलेगा नहीं बुज़दार वाला। अच्छा, ये दूर तक नहीं चल सकता। वो कई मुल्कों पे भारी है भाई पाकिस्तान, ये बहुत बहुत अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है। लेकिन ये मान लें कि पंजाब आपका प्राइम मिनिस्टर ही चला रहे हैं, शायद इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग बंदा चाहते नहीं है यहाँ पे। इस्लामाबाद गया, मुझे जाते हुए भी लोगों ने, वापसी पे भी एक खातून का जुमले सुन लें, उसने मुझे कहा थी 50s में होंगी, तो मुझे कहती हैं हसन भाई, ये कहीं कॉलेज की प्रोफेसर थी, तो मुझे कहती हैं कि हमें तो यूं लग रहा है कि खान साहब पंजाब से इंतकाम ले रहे हैं, बुज़दार जैसा बंदा। अच्छा, पंजाब को देख के उससे इंतकाम ले रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाओ, मतलब नथिंग अगेंस्ट हिम, ऑब्वियसली मेरा किसी के साथ सही हक में ये मुखालफत तो नहीं बनता, बट ही इज नॉट द राइट मटेरियल। अब मैं उसमें से वसीम पता नहीं क्या अकरम निकालूंगा, वसीम अकरम, मुझे उम्मीद है वसीम, इमरान और वकार यूनुस बनेगा, शर्मिंदगी के कुछ नहीं निकलेगा। चलें, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब आपका। अब हमने हुकूमत के पास जाना है, अपोजिशन के पास जाना है, वो अपने इन 100 दिनों को कैसे डिफाइन करेंगे और अपोजिशन क्या चार्जशीट लगाएगी, उन्हीं के पास चल के पूछते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम सूबाई वज़ीर इत्तलात और नशरियात फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के साथ मौजूद हैं। अब इनसे बात करते हैं कि अभी जो हम कन्फ्यूजन की बात कर रहे थे कि जो पीटीआई की हुकूमत ने 100 रोज़ा एजेंडे पर एक कन्फ्यूजन सी पैदा की हुई है, शायद ये लोगों को कम्युनिकेट ठीक नहीं कर सके कि इसका मतलब क्या था। 100 दिनों में इन्होंने इनिशिएटिव लेना है, पॉलिसी वज़े करनी है, अपनी जो समत है उसको एक डगर पर लेकर आना है। ये हो क्या रहा है आज से 4-5 दिन बाद, 4-7 दिन बाद जो 100 दिन पूरे होंगे, ये कहाँ खड़े होंगे, लोगों के सवाल होंगे, तज्ज़िये होंगे, तबसरे होंगे, इनके पास जवाब क्या होगा। बहुत शुक्रिया फयाज साहब। अभी मैं हसन निसार साहब आपसे पहले मैं उनसे बात कर रही थी, तो मैंने उनसे सवाल किया कि हम लोग ज़ाहिर है ये तो नहीं समझते और ना ये हो सकता है कि पिछले 30-40 सालों का जो इतना गंद फैला हुआ है हमारी पॉलिटिक्स में, ये आप लोग 100 दिन में ख़त्म तो नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन 100 दिन के प्लान का मतलब क्या था? 100 दिन में आप लोगों ने करना क्या था? शुरुआत करनी थी, कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट करने थे, या एक डगर वाजे करनी थी कि इसमें हमने चलना है? ये जो 90-95 दिन गुजर के आप लोगों ने किया क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो शाजिया, बात यह है कि 100 दिन का जो तस्वुर है ना, वो यूरोप की और अमेरिका की जमहूरियतों के अंदर होता है कि कोई भी हुकूमत आती है तो अपना 100 डेज़ प्लान देती है। उसका मकसद ये होता है कि उन्होंने अपनी सिमत का तयन करना है, अपनी पॉलिसीज़, अपने कानून साजी के हवाले से एक मजाज लोगों को बताना है कि इस हुकूमत का मजाज क्या होगा, इसकी तबीयत क्या होगी, इसका स्टाइल क्या होगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। ये चीज़ नहीं होती जिस तरह आजकल हमारा मीडिया और हमारे खुसूसन अपोजिशन कैलकुलेटर हाथ में लेके बैठे हुए, मौलवी फजल रहमान साहब से लेके असद यार वली साहब, 70, 71, 72, 73, तो जनाब अब बताओ जी क्या हुआ। वो खुदा के बंदो, 10,000 दिनों का तो पहले इनसे पूछो, हिसाब दे लो। नवाज शरीफ साहब से लेके आसिफ जरदारी साहब और असद यार वली साहब से लेके मौलाना फजल रहमान साहब, इनसे पूछो 100 साल से लेके 40-40 साल का तजर्बा है इनका हुकूमतें करने का, ठीक है ना। पहले इनसे पूछो, उसका तो पहले जवाब दो। तुम ये 100 दिनों के चक्करों में, अब 100 दिन का जवाब नहीं। अब मैं बताता हूँ, अभी मैं 100 दिन का, नवाज शरीफ साहब के 100 दिन क्या थे? 75 से 80 दिन जनाब बाहर के दौरे थे। 100 से लेके 150 बंदा जाता था दौरे में, और उसमें से आधे जना अपने घर के जना चचेर, मलेर, फफेर और बच्चे और जनाब मुलाजम, और फिर कुछ जना वो जर्नलिस्ट को भी जना थोड़ा सा करप्ट करने के लिए और कड़ा करने के लिए जना उनको भी साथ दे जाते थे। अच्छा, उनके 100 दिन तो ये थे। हमारे 100 दिन क्या है जनाब? आपकी जो गिरी पड़ी मईशत थी, इकॉनमी थी, उसको सहारा देने के लिए, पाँव पे खड़ा करने के लिए टारगेटेड, एग्जैक्ट, करेक्ट और एप्रोप्रिएट विजिट बाहर के सिर्फ 4 या 5 जो इमरान खान साहब ने किए, सऊदी अरब, यूएई, चाइना, मलेशिया, जिसमें हमने इकॉनमी को बेहतर करने के लिए 6 बंदे लेके जा रहे हैं, 7 बंदे लेके जा रहे हैं, 8 बंदे लेके जा रहे हैं। मौज मेला करने नहीं जा रहे,
कीनिया के अंदर जाते थे अपना कारोबार, अपनी स्टील मिल, अपनी शुगर मिल, अपनी कारोबार, अपनी प्रॉपर्टी के कारोबार के लिए। लंदन जा रहे हैं, सरकारी दौरा, वहाँ जाके अपने जनाब फ्लैट्स और अपनी जनाब इकॉनमी को बेहतर करने के लिए ज़ाती आले शरीफ। तो जनाब हमने 100 दिन के अंदर अपनी डायरेक्शन देनी थी। डायरेक्शन क्या दी? पहली डायरेक्शन ये दी, कोई आपको अकरबा परवरी नजर नहीं आएगी। इमरान खान साहब का कोई भतीजा, कोई भांजा, कोई रिश्तेदार, कोई अजीज़, कोई बहन, कोई बहनोई आपको किसी सियासी और किसी एग्जेक्टिव पोस्ट के ऊपर आपको नज़र नहीं आएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही वो लोग आते थे पूरे का पूरा टब्बर जनाब वो मुख्तलिफ पोस्ट पे, सियासी पे भी उस पर लग गए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, फजूल खर्ची, ऑस्टेरिटी मुहिम शुरू की। पंजाब के अंदर हमने सिर्फ CM सेक्रेटरीट का खर्चा 55 लाख रुपया था नाम नहाद खादिम आला साहब के दौर में। 9 लाख के ऊपर सरदार उस्मान बुज़दार साहब ले आए, ठीक है जी। फिर उसके अलावा हमने किसी किस्म की 100 अरब रुपए के ऊपर जनाब आपके अकेली नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी को डिप्यूट कर दिया था विदाउट एनी रीज़न, ठीक है जी। कोई किसी किस्म की जस्टिफिकेशन लीगल नहीं बनती थी कि आप किस कैपेसिटी में इनको उहदा दे रहे हैं। ऐसी चीज़ आपको 100 दिनों में नज़र नहीं आएगी। हमने एक डायरेक्शन क्या दी, आज हमने सनती पॉलिसी अपनी अप्रूव मंजूर की है। आज हमने अपने पंजाब के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की पॉलिसी दी है। जो मेरे पास पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने दिए हुए हैं, ये तो आप बता रहे हैं ना खर्चा कम करना, ये तो पहले दिन बातें हो चुकी थी ना जब आप लोगों ने इक़्तिदार संभाला, हम खर्चे कम करेंगे, दौरों पे कम लोगों को लेकर जाएंगे। लेकिन जो आपने एक एजेंडा दिया था कि हमने ये काम करने हैं, मसलन आपने कहा था जी जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाना है, इसके लिए आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। इन 100 रोज़ में आपने किया क्या, इनिशिएटिव क्या लिया है? फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करेंगे, इसके लिए आप लोगों ने क्या किया? नौजवानों के लिए 1 करोड़ नई नौकरियां पैदा करनी है आप लोगों ने, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया? पंजाब पुलिस में आप लोगों ने इस्लाहात करनी थी, उसके लिए क्या किया? बल्दियाती हुकूमत के निज़ाम को आपने ठीक करना था, उसके लिए किया? पाकिस्तान स्टील मिल PI को ठीक करना था। मेरा मतलब ये है ये जितने पॉइंट, इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, ये इन पॉइंट्स पे आप लोगों ने क्या किया? मैं आपको बता देता हूँ। मैं तो पंजाब के हवाले से अपनी बात करूँगा, मैं पंजाब का स्पोक्स पर्सन हूँ। देखें, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, हमने नया बल्दियाती सिस्टम हम बना चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब से अप्रूवल होकर आ रही है और अगले 10-15 दिन के अंदर जनाब वो प्रॉपर काबीना के अंदर मंजूरी के लिए पेश हो जाएगा। अच्छा, बड़ा एम्पावर्ड किस्म का, वोटर के लिए भी और आपका जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा, नुमाइंदा इलेक्ट होगा, उसके लिए भी। पहले तो इन्होंने मजाक किए रखा ना, ये यहाँ पिछली हुकूमत जो बल्दियाती सिस्टम दिया हुआ था, आधा तितर आधा बटेर, ना इधर के ना उधर के, है ना। और बिल्कुल सारा दिन बैठ के मक्खी और मच्छर मारते रहते थे, मेयर से लेके आपके नीचे के चेयरमैन और काउंसलर। हमने ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं जिसमें 30% ADP एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो सूबाई होता है तरक्याती, 30% जो है ना वो उनके ज़रिए से जनाब आपके बल्दियाती सिस्टम के तहत जो है वो इम्प्लीमेंट होगा और लगेगा। पहले 30 दिनों के अंदर, अभी हमारे पहले 90 दिनों के अंदर, ये 90 दिन हमारे कंप्लीट नहीं हुए, परसों हमारे 90 दिन कंप्लीट। पंजाब और फेडरल का हिसाब अलग है। 10 दिन पहले, 10 दिन पहले हुकूमत बन गई थी, हमारी 10 दिन बाद बनी थी। 90 दिनों के अंदर हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी कंप्लीट हो गई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गई, टूरिज़म पॉलिसी आ गई, हेल्थ के हवाले से सारी चीज़ें फाइनलाइज हो गई, बल्दियाती सिस्टम नया वो आ गया। ऑस्टेरिटी मुहिम के तहत जो है वो सिस्टम कैसे कानून कोई तरमीम होगी, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो बन गया है। ये आपके अगले 10-15 दिन के अंदर वो ले हो रहा है असेंबली के अंदर, और उसके बाद उसकी जनाब अप्रूवल के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। कोई रुकावट नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी, बन गया है वो। उसकी अगर आप डिटेल्स कहते हैं तो वो भी मैं कुछ रख देता हूँ आपके सामने, लेकिन यह है कि इंतहाई एम्पावर्ड किस्म का जो। अच्छा, उसके अलावा पिछले 90 दिनों में शाजिया एक चीज़ मैं आपके प्रोग्राम की वसात से पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रखूँगा, जिस तरह मेरे लीडर इमरान खान ने और सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने एक छुट्टी नहीं की, किसी मिनिस्टर ने कोई छुट्टी नहीं की। मैं आपके सामने बैठा हूँ, 25 से 30 छुट्टियाँ आई हैं, ठीक है जी, आपकी तकरीबन पिछले 3 महीनों में एक सिंगल छुट्टी मैंने नहीं की। किसके कहने पे? इमरान खान साहब की हदायत पे, सरदार उस्मान बुज़दार साहब की सुपरविजन में। सुबह 10 से लेकर रात 12 बजे तक मुसलसल हम काम कर रहे हैं और सारे मिनिस्टर यही कर रहे हैं। पॉलिसीज़ बन रही हैं, कानून साजी हो रही है, कोई बाहर के दौरे नहीं है, कोई फजूल खर्चियाँ नहीं है, कोई अकरबा परवरी नहीं है। स्कैंडल्स अगर आपके कोई आते भी है ना, क्या स्कैंडल्स आ रहे हैं? फवाद चौधरी साहब ने ये बात बोल दी, फयाज चौहान ने जनाब छींक ज़रा ऊंची मार दी, जनाब फलां ने ये बात ज़बान के इस्तेमाल कर ली। लेकिन बात छेड़ दी, मेरी बात का जवाब दे दें। क्या ये ऊपर खुश करने के लिए अपने बड़ों को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, वज़ीर आला को, आप लोगों के जो अल्फाजों का चुनाव होता है ना, ये बड़ा सख्त होता है, लहजा सख्त होता है, तो इसकी क्या वजह है? अच्छा, मुझे ये बताएं, पिछले 10 सालों के अंदर पंजाब हमें किसी के साथ बात तो कर लो ना, और पिछले 5 साल में वफाकी और सूबाई हुकूमत थी,
तलाल चौधरी का क्या अल्फाज होते थे, दानियाल के क्या होते थे, मियाँ जावेद लतीफ़ के क्या होते थे, राना, एक मिनट मेरी बात सुनो, राना सनाउल्लाह के क्या होते थे, हनीफ अब्बासी के क्या होते थे, ठीक है ना जी, मुशाहिदुल्लाह खान साहब के क्या होते थे, इन सारों के अल्फाज मुझे बताएं। और दूसरे कंपैरेटिवली फवाद चौधरी और मैं, आप पिछले 3 महीनों में सिंगल एक लफ्ज़ बता दें जो हमने अपोजिशन पार्टी के लीडर की ज़ात के ऊपर, उसके ज़ाती करैक्टर के ऊपर या उसकी फैमिली की किसी माँ बहन बेटी के ऊपर, ना हमने एक सिंगल लफ्ज़ बोला हो। और इनका डेली कम से कम 15 बंदे होते थे मरियम नवाज साहिबा की हदायत के ऊपर, हल्ला शेरी के ऊपर और नवाज शरीफ साहब की हल्ला शेरी के ऊपर। तो होता था, लेकिन आप अगर उनकी मिसाल देंगे तो फिर हम अफसोस से कहेंगे कि आप चाहते हैं उनकी सफ में आपको खड़ा करें। मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ, फ़र्क बता रहा हूँ। फ़र्क क्या था? वो सारा दिन इमरान खान साहब की और हमारी पार्टी के लोगों की ज़ाती ज़िंदगी और उनकी माँ बहन बेटियों के ऊपर इंतहाई नेगेटिव कमेंट्स दिया करते थे, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी और बाहर भी। हम तो एक लफ्ज़ नहीं बोलते। हाँ, अब मसला ये है, ये अपोजिशन पिछले 40 साल से और ख़ुसूसन पिछले 10 साल से खरबों रुपए के पैसे इन्होंने लूट लिए डॉलर्स में, मेरे और आपके टैक्सों का पैसा और इस धरती माँ का पैसा लूटने के बाद अब ये साधु बन गए हैं। अब ये कहते हैं कि हम आ गए हैं अपोजिशन में, पीटीआई आ गई हुकूमत में। पीटीआई का अब कोई काम नहीं है कि हमारी तरफ उंगली उठा के हमें कहे कि आपने फ़लाँ चोरी की, आपने फ़लाँ डकैती की, आपने फ़लाँ नौसरबाजी की, आपने फ़लाँ मनी लॉन्ड्रिंग की, आपने फ़लाँ अकरबा परवरी की, आपने फ़लाँ लुटमार की। भाई ये कौन सा कानून है? मुझे दुनिया की किसी जमहूरियत का बता दें। आप उनको करने दें। नहीं 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 नहीं, बी करेक्ट। नैब का काम है उसकी प्रोसिक्यूशन करके उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना। हम पॉलिटिकल हुकूमत है, हमें मैंडेट मिला है आवाम की तरफ से कि करप्ट और बदयानत लोगों ने, जिन्होंने कायद आज़म के पाकिस्तान, इलामा इकबाल के पाकिस्तान, जो रहमत अली के पाकिस्तान को सत्यानाश सवा सत्यानाश फेर दिया है, उनको बेनकाब करना है। अच्छा। जब हम उनकी इन तमाम माल फंक्शनिंग और बैड प्रैक्टिसिंग के ऊपर उंगली उठाते हैं ना, मैं या फवाद चौधरी, कहते हो ये क्या कर रहे हैं? मुझे एक दुनिया की किसी जमहूरियत के अंदर बता दें कि इसमें लिखा हो कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन की 2 नंबरी के खिलाफ बात नहीं करेगी। नहीं, बात आप जरूर करें, लेकिन आप ये जेस्चर ना दें कि शायद आप लोग को इंतकाम ले रहे हैं। कोई भी केस से पहले आप लोग ये कह देना हमें पता है 100 लोग और पकड़े जाएंगे, हमें पता है 50 लोग और पकड़े जाएंगे। तो आप लोग एक जेस्चर दे रहे हैं ना कि शायद आपके कहने पर नैब कर रही है। मैं बताता हूँ उसकी वजह ये है, जब आप हुकूमत में होते हैं ना, आपके पास मिनिस्ट्रीज होती हैं, आपके पास इक़्तिदार होता है, आपके तहत एजेंसीज होती हैं, सिविल भी मिलिट्री भी, आपके पास इन्वेस्टिगेटिव अदारे आपसे रेलेवेंट होते हैं, FIA, ठीक है जी, FBR, पुलिस, इंतज़ामिया, वजारतें। मुझे यहाँ पे कल्चर और इंफॉर्मेशन के हवाले से डेली एक नई रिपोर्ट मेरे अदारे के अंदर पता चलती है कि फ़लाँ करप्शन, फ़लाँ करप्शन, फ़लाँ करप्शन। हम इस सारी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे फवाद चौधरी साहब या मैं अगर कोई बात करते हैं, उस बुनियाद पे कहते हैं जनाब के चीजें नजर आ रही है। शायद आपका तरीकाकार दुरुस्त नहीं, आप लोग ये जेस्चर दे रहे हैं, शायद कोई आप इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी आपने पुलिस की बात की, पंजाब पुलिस में इस्लाहात भी आपके 100 रोज़ा एजेंडे में शामिल हैं। जो एक कोशिश की गई दुरानी साहब को यहाँ पर लाकर, फिर जो तासुर मिला, ये जो खबरें आई, या जो आपके अपने लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहती, कि शायद यहाँ के लोग आप लोगों की अपने जो मैं क्या कहूँ कि जो बड़े बड़े आप लोगों के नाम हैं, वो ही नहीं चाहते थे कि उस तर्ज की जो इस्लाहात हैं, पंजाब पुलिस उनके हत्थे चाड़ ही नहीं सकती या वो काम कर ही नहीं सकती जो KPK में हुआ। आप लोगों ने नहीं बेसिकली करने दिया उनको। असल में बुनियादी वजह यह है, थोड़ी सी चीज़ें डिले हुई हैं इस इशू के ऊपर। हाँ। क्यों हुई? पंजाब पुलिस का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है KPK पुलिस से। हाँ, हुआ ये कि जब इन लोगों को ये चीज़ पता चली यहाँ के करता धरता जो है पुलिस के, कि जनाब कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी, उन्होंने पहले 20, 25, 30 दिन उसका इंतहाई नेगेटिव फ़ायदा लेने की कोशिश की। वो पहले ही किसी की पकड़ में नहीं थे। वाहिद एक पॉलिटिकल एलीट होती है, MNA MPA वज़ीर मशीर की सूरत में, जिनसे उन्हें थोड़ी सी घबराहट होती है कि कोई आवाम बेचारा, कोई गरीब मोची नाई तेली राजगीर, कोई गरीब आदमी, कोई मिडिल क्लास, कोई लोअर मिडिल क्लास, कोई तांगा चलाने वाला, कोई रिक्शा चलाने वाला, वो पुलिस से अगर तंग आता है तो वो जाके अपने MNA MPA के पास चला जाता है। और MNA MPA जब उनसे पूछता है तो इनकी जान निकल जाती है यार कि ये क्या हो गया। जब उन्हें ये पता चला, लीजिए हमने MNA MPA को या अपने वजीर मशीर को या हुकूमत को जवाबदेही नहीं करनी, उन्होंने नेगेटिवली कुछ चीज़ों को परफॉर्म करना शुरू कर दिया। वो उल्टा एक उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आना। नहीं, कहते हैं ना, वो इकबाल ने कहा है कि झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना। हमने कहा कि पहले कम से कम थोड़ा सा इनकी एक अपनी मेंटेलिटी तो सीधी करें ना पुलिस की।
इनका एक अपना जहनी जो मैकेनिज्म है, जो मजाज है, वो हुकूमत के हवाले से इनको। और दुरानी साहब मायूस होकर चले गए। दुरानी साहब एक देखो, दुरानी साहब शरीफुल नफ्स आदमी, मायूस नहीं हुए। उन्होंने अपनी एक प्लानिंग, अपनी पॉलिसी के तहत कोई उनकी और कोई घरेलू कोई मसाइल थे, कोई सेहत के हवाले से मसाइल थे ना। अब आप टीवी पे ना माने वो अलग बात है, लेकिन ये बात है कि उनको यहाँ पर काम करने नहीं दिया गया। ये बात नहीं है। बाकी इंशाल्लाह होगा, 5 साल पूरे होंगे, आपको ये पुलिस शहबाज शरीफ वाली पुलिस नज़र नहीं आएगी। इंशाल्लाह ये पुलिस कुछ ना कुछ आपको बेहतर नजर आएगी। लेकिन आप लोगों को ब्यूरोक्रेसी तो शिकायत है ना कि वो आपके साथ चलती नहीं, वही शहबाज शरीफ की ब्यूरोक्रेसी है ना। आपको बता आज भी आप लोगों को शिकायत है। मैं उसको बताता हूँ, वो गुजर गया वक्त, पहले 2 महीना 1.5 महीना थे। 98% ब्यूरोक्रेसी इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव सूबा पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में बिल्कुल सीधी होकर जब अपना काम कर रही है। पहला महीना 1.5 महीना था, डंडी इधर से उधर होते रही। और वैसे भी एक जनाब एज ए न्यू कमर जना सरदार उस्मान बुज़दार साहब, कोई भी आता बड़े से बड़ा माहिर भी आ जाता, जब उसने फर्स्ट टाइम जनाब ये ओहदा संभालना था तो प्रॉब्लम्स आती हैं। अब कम अज़ कम ब्यूरोक्रेसी का कोई इशू नहीं है। ब्यूरोक्रेसी को भी समझ आ गई है कि जनाब वो गलतफहमी उनकी दूर हो गई है, उन्हें पता है ये हैं और 5 साल हैं और बड़ा टिका के उन्होंने काम करना है। उम्मीद करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हकायक निकलवाने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ब्यूरोक्रेसी से। अच्छा, नौजवानों के लिए नौकरियां कहाँ से आएंगी? बड़ा ऐलान किया हुआ है ना, ये भी आपके 100 रोज़ा एजेंडे का एक हिस्सा है। 1 करोड़ नई नौकरियां आसमान से उतरेंगी, ज़मीन से निकलेंगी, कैसे निकलेंगी? देखिए, उसमें खान साहब ने पूरा 5 साल का प्रोग्राम दिया है। ये पहले 100 दिनों के अंदर जो ना 1 करोड़ नौकरियाँ नहीं आएंगी। ऑफ कोर्स नहीं होनी, यही मेरा प्लान है। इसके लिए काम क्या किया है? सही ना, ये जो आपका 50 लाख घरों का प्रोग्राम है, ये आपकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी मैंने आपके सामने रखी कि 12 लाख सालाना हम नौकरियां जनाब क्रिएट करेंगे। और स्मॉल इंडस्ट्री है, मीडियम इंडस्ट्री है, उसको प्रमोट करके लोगों को हुनरमंद करके, और सबसे बुनियादी चीज़ 50 लाख घर जब बनेंगे ना, मेरा खुद छोटे लेवल पे इस कंस्ट्रक्शन के कारोबार के साथ मेरा पिछले 10 साल कुछ ताल्लुक़ रहा है। इस एक कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस के साथ जो है ना, BCO नहीं, कम से कम जो है ना कोई 50-60 जो है ना वो दीगर जो है वो इंडस्ट्रीज़ वो इससे रेलेवेंट होती है। जब एक घर बनना शुरू होंगे, लेकिन 50 लाख का मतलब है 1 साल में 10 लाख घर आपने बनाने, और 1 साल में 10 लाख बनाने, 1 महीने में 85,000 घर बनाने आपने। उस पर आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, प्रॉपर काम हो रहा है। अच्छा। उसमें फैसलाबाद के अंदर, उसमें तकरीबन अक्सर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रॉपर तरीके से ज़मीन जो है ना उसको एक्वायर किया जा रहा है, एक्वायर हो चुकी हैं ज़मीनें, उसके ऊपर काम अभी 90 दिन पूरे नहीं हुए। जब कहा है ना तो कुछ करेंगे ना। अच्छा। 50 लाख घर का है तो कुछ करेंगे। अच्छा, 1 करोड़ नौकरियां के लिए कुछ तो करेंगे ना। 99 दिन गुजर जाएंगे, आप लोग कहेंगे एक दिन पड़ा है ना, अभी सब्र कर जाओ। फिर वही आपने भी वही बात की जो मौलाना फजल रहमान साहब हाथ में कैलकुलेटर लेके कर रहे हैं, अपने नहीं याद आ रहे दिन जो ना, ठीक है ना। 100 दिनों के अंदर हमने एक डायरेक्शन देनी थी, हमने दे दी। अच्छा, अब आपने 100 रोज़ा एजेंडे को फैजुल हसन चौहान साहब ने एक मिजाज और एक डायरेक्शन का नाम दिया है। एक आखिरी सवाल, पंजाब वाकई बुज़दार सब चला रहे हैं? इंशाल्लाह, क्यों नहीं चला रहे? वही चला रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कट सुन ले। पंजाब के अंदर वाहिद ताकत का मरकज लीगल, वो सरदार उस्मान बुज़दार साहब। इमरान खान नहीं भाई, इमरान खान तो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, वो तो उसके ऊपर बास है ना, कप्तान है, वजीर आज़म है ना। वजीर आज़म के अंडर कौन क्या है? 4 सूबे हैं, 4 सूबों में एक सूबा जो है ना उस्मान बुज़दार साहब का है। लेकिन सारे फैसले इंडिपेंडेंटली बुज़दार साहब कर रहे हैं। ये चीज़ अपने जहन से निकाल दें कि हुकूमत के मामलात चलाने में ब्यूरोक्रेसी होली सोली 100% सरदार उस्मान बुज़दार साहब को जवाब दिया है। कोई गवर्नर हाउस का, कोई स्पीकर हाउस का, कोई किसी दूसरे फ़र्द का उसके अंदर किरदार नहीं है। हाँ, उनका जितना किरदार आइन और कानून के अंदर लिखा हुआ है उसके मुताबिक वो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ थे, इनका वर्जन था 100 रोज़ा एजेंडा। अब जो ऑपोजिशन है वो इस पर क्या चार्जशीट तैयार करके बैठी हुई है। ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद चलते हैं नून लीग के पास। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस वक्त हम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रुहेल असगर के पास मौजूद हैं। उनसे पूछ लेते हैं जो PTI का 100 रोज़ा एजेंडा है। अभी मैं इनसे ऑफ द रिकॉर्ड प्रोग्राम से पहले बात करी थी, वो कहते हैं आप लोगों से जाके पूछें, हम क्या बताएंगे कि उनका जो 100 रोज़ का प्लान है, एजेंडा है, उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे ये नहीं पूछ रही उन्होंने क्या काम किया, कितना कंप्लीट हुआ, ये ज़ाहिर है वो तो थोड़े दिन बाद आके ख़ुद बता देंगे
क्या ये कामयाब प्लानिंग थी, पॉलिसी अच्छी थी? कामयाबी की तरफ चढ़ने के लिए एक अच्छा स्टेप तो लेना पड़ता है ना। मैं आपसे उस हवाले से पूछना चाह रही थी, उनकी प्लानिंग और ये उनको कामयाबी की तरफ लेके जाएगी? बहसीत है अपोजिशन मेंबर रुकन कौमी असम्बली, ऑब्वियसली मैं तो उनकी तनकीद करूँगा, लेकिन मेरा मिजाज थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने जैसे आपने इरशाद किया ना अपने अभी शुरुआत में, तो मैं उसमें इसलिए कह रहा था कि मैं उनकी बातें सुन के हंसता हूँ। रोज़ाना बिला नागा कोई ना कोई ऐसी बात की जाती है जिससे नज़र आता है कि इनका आने वाला मुस्तकबिल क्या है। अच्छा, मतलब जिस शख्स को किसी चीज़ का इल्म ही नहीं, आपको क्या ज़रूरत है ऐसी चीज़ों में बोलने की जिसका आपको इल्म नहीं है। मसलन मिसाल के तौर पे एक चाइना से जब वापस आए वज़ीर ख़जाना और वज़ीर खारजा, जब वो वापस आए तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी। उसमें वज़ीर ख़जाना ने इरशाद फरमाया कि हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट थी तो 12 अरब की वो हल हो गया। अच्छा, मैं उसमें भी जब मुझे सवाल किया, एक आपकी एंकर थी, उन्होंने जब मुझसे सवाल किया पूछा तो मैं हंस दिया। एक बचगाना जहन का देना, 6 अरब हमें सऊदी अरब से मिल गया, 6 अरब चाइना ने हमें दे दिया, कमाल है। लेकिन एक बात मान लिया, चाइना गए, सऊदीया गए, अबू धाबी गए, आखिर कुछ तो उनके हाथ में आया ना, आखिर कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर IMF की शर्तें तो मान लेनी चाहिए थी ना, फिर आंखों में आंखें डाल के बात, क्योंकि ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। ये तो आप तब मानते हैं, करते हैं ना जब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो। आपकी पोजीशन नहीं है, हल नहीं है। देखिए, आपको एक छोटा सा, क्योंकि आपका ये जो प्रोग्राम है वो किसी और रंग में है, मैं छोटी सी बात है, सऊदीया ने कहा जी हम $3 अरब आपको देंगे जो कि अमानतन बैलेंस ऑफ पेमेंट में इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप इसको कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप इसको सिर्फ अपने स्टेट बैंक में रख के अपना वो जो ग्राफ है जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व का, वो ज़रा आप बड़ा करके दिखा देंगे, बस दैट्स इट। अपने आप को सुकून देंगे, वरना करने के ये मैं आपको है। अब चाइना की देख लीजिए, चाइना आप चले गए, आपने पिछले 3 माह में CPEC का क्या किया? क्या वो सोए हुए हैं? उनको नहीं पता उनकी इन्वेस्टमेंट है, हाई इन्वेस्टमेंट है, बड़ी हाई स्टेक है उनका। उन्होंने जाते ही आपसे ये पूछा होगा कि आप पैसे तो लेने आ गए और हमसे, तो जो ऑलरेडी हमने इन्वेस्ट किया वो आपने क्या किया, उसकी स्पीड क्या है, उसकी प्लानिंग क्या आपकी, क्या कर रहे हैं आप बिल्कुल रॉ गए, कोई आपकी वहाँ पे मतलब नहीं थी, आपकी प्लानिंग नहीं थी, कोई प्रिपरेशन को नहीं थी, आप वहाँ चले गए। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने आपको मना नहीं किया, मुमालिक अपने हालात मामलात को ख़राब नहीं करते, बड़ी समझदारी से उन्होंने आपसे कहा कि आप अपनी टेक्निकल टीम भेज दीजिए, वो आगे अपनी प्लानिंग हमें बता दें। अच्छा, कुछ ऐसे काम जिसे हमें शेख साहब प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ करनी चाहिए। अब उन्होंने, आज ही मैं उनका ट्वीट देख रही थी, उन्होंने ट्वीट किया, वज़ीर आला पंजाब को हिदायत की कि जितने लोग फुटपाथ पे सोते हैं इनके लिए टेंट बनाए जाएं। शेल्टर होम का जो संग बुनियाद है वो 2 हफ्ते पहले यहाँ पर रख चुके हैं। ऐसे काम हमें शहबाज शरीफ के दौर में क्यों नहीं नजर आए? कोई वो एक सिंपैथी, इंसानी सिंपैथी के तहत थी। ये बात किसने की आपसे? क्या? जिस चीज़ को उन्होंने अडॉप्ट किया था शहबाज शरीफ ने, ये तो सोच भी नहीं सकते। ये तो देखे ना, जो बातें शहबाज शरीफ ने की, जो काम शहबाज शरीफ ने किए, अगर मैं यहाँ बैठ के तारीफें करूंगा तो ये आ जाएगा कि मैं चूंकि मानते हैं सड़कें बने, पुल बने, ना लोगों के घर सर छुपाने के लिए घर बना के दिए जिसमें पकड़ के बैठाया, और आज तो अब देखें ना वहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे। अब यही तो बदकिस्मती है, बदकिस्मती यही है कि आप पकड़ने के बाद आपको ख्याल आता है कि अब हमारी अना का मसला बन गया, कुछ ना कुछ निकाल ले। आप भी समझते हैं कि नैब यही समझते हैं कि हमारी अना का मसला बन गया, कुछ निकलवा लें इनमें से। लेकिन क्या हुआ है? अब क्या हुआ है? वो जो मुअज़्ज़ज़ और बड़े इज़्ज़तदार जो एजुकेशनिस्ट थे, उनके साथ क्या हुआ? क्या उनका कोई रिश्ता नहीं था? क्या उनके कोई तल्लुक़ नहीं था? क्या उनकी इज्जत नहीं थी? क्या किया उनके साथ? लेकिन वो तो अभी प्रूफ होगा ना क्या होगा कि उन्होंने जो है ना वो नहीं। अपनी मनपसंद के लोग हायर किए, वो आगे चली जाइए। कोई मनपसंद नहीं है, सिंडिकेट होता है यार। पता, यही तो मैं हैरान होता हूँ बातें, जब आपने ये करना है कि जी इसको चूँकि शहबाज शरीफ ने लगाया था, लिहाजा इसको मारो, इसको बर्बाद कर दो इसको। नवाज शरीफ के केस में क्या हुआ? हाई कोर्ट का फैसला पड़ा आपने, अब मजाक नहीं है, एक शख्स को आपने रोल के रख दिया, उसकी इज्जत बर्बाद कर दिया, और उसका हल क्या हुआ, निकला क्या बीच में से?
लेकिन अब नवाज शरीफ साहब को भी तो देखे ना, कौमी असम्बली में क्या कहते हैं, मुझे इस्तिस्ना दे दें। आप खिताब में क्या कहते हैं मैं तो ऐसी कोई बात ही नहीं। असल हुआ ये, मैं आपको गुजारिश करता हूँ, किसी वक्त इंसान ज़रा थोड़ा सा जज्बात में आके कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर जाता है जो बाद में जब वो ऐसे जज्बात के आपको सलाखों तक पहुँचा दें। आपको ये बात मैं बता रहा हूँ ना कि जो वो तो होना था, ये लिख ले आप बात मेरी कि ये होना था। अब उनकी कौन सी बात किसको नापसंद थी, ये अब आपका काम है ढूंढना कि क्यों नापसंद आई, क्या काम उनका नापसंद आया। हम ये नहीं कहते सिर्फ उनके साथ, हम तो क्रॉस द बोर्ड बात करते हैं। अलीम खान है, आप उसको भी पकड़े, उस पर भी शुरू करें। परवेज इलाही है, उसको पकड़ना चाहिए भाई, पकड़ना चाहिए। एग्जैक्टली। जब आप ये काम करेंगे ना, जब आप ये काम करेंगे, अलीमा खान को पकड़ लेंगे आप, पकड़ के अंदर रख लेंगे आप, 90 दिन का रिमांड लेंगे, फिर मैं ये कहने में हक बजाना बिल्कुल नहीं हूँगा कि जनाब ये एक तरफा हो रहा है। फिर तो मुझे सामने नजर आएगा कि इमरान खान भी अंदर है, वज़ीर आज़म साहब को पकड़ लिया, वज़ीर आज़म साहब नैब के। मुझे ये बताएं कि नैब के कानून में अब अगर हमजा शहबाज ये बात करते हैं काला कानून तरमीम होनी चाहिए, ये इंतकाम, अब ऐसे ना आपका भी तो 5 साल का दौर। हाँ जी, मैं क्या कहूँ, आप सिर्फ ये देखें कि कौन सा कानून बदलना चाह रहे हैं, क्या उससे कोई फ़र्क पड़ता है। वो क्या करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो आप करते हैं कि इसको 90 दिन के रिमांड पे ले जाएं, या बेल ले सकेगी जाके, बेल ले सकते हैं आप, या फिर आप उसको रिमांड को कम कर दीजिए। खुदा ना खास्ता वो ये नहीं कह रहे कि आप उसको इन्वेस्टिगेट ना करें। ठीक है, मान गई, ये तो कोई भी नहीं कर सकता। सवाल मेरा और है, हाँ 5 साल आपके भी गुजरे ना, तो कर लेते हैं, मैं पीपल्स पार्टी के गुजरे कर लेते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ, उसमें ये है कि पीपल्स पार्टी ये चाहती थी, करना चाहती थी, लेकिन चूंकि नून लीग ने अपना एक इंस्टेंट ये लिया था कि किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी, और कोशिश की कि 5 साल के दौर में कोशिश ये की कि पिछले माजी से सीख के आइंदा के लिए कोई ऐसा केस ना बनाया जाए ताकि आइंदा के लिए एक सेट मील आ जाए। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है वो मेरे ख्याल में फिर आप उसी द्वार में वापस जा रहे हैं, नफरत, बदला। तो इसका मतलब हुआ इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में डॉक्टर आसिम को पकड़ा, शर्जील को पकड़ा, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी? वो नहीं थी, वो भी नहीं थी। देखा ना, मैं वही तो आपको गुजारिश कर रहा हूँ। अच्छा, जो आपके दौर में हो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी? उसमें बिल्कुल दखल नहीं दिया। उसमें एक शख्स, आप मुझे एक जरा देख लीजिए, पीपल्स पार्टी ने जो अपने दौर में नायब चेयरमैन लगाया था, आप देख लीजिए, वो अपोजिशन लीडर और चीफ एग्जेक्टिव की मर्जी से लगा। जब नून लीग ने जो लगाया वो भी पीपल्स पार्टी और नून लीग की अपनी, तो ये भी इनका अपना ही लगाया हुआ है। मैं आपकी वही कह रहा हूँ ना कि उसमें ट्रेजरी बेंचेस का या चीफ एग्जेक्टिव का बिल्कुल कोई रोल नहीं था। जो नाम इन्होंने दिए, पीपल्स पार्टी उस पर एतराज़ कर रही थी। ये दोनों चेयरमैन जो थे पीपल्स पार्टी की रिकमेंडेशन पे लगे, उसमें मुस्लिम लीग नून का कोई अमल दखल था नहीं। आप इसलिए आप उसमें नून लीग को आप मुद्दे इल्ज़ाम नहीं उठा सकते। अब आप कन्विंस हो गए मलेशिया से, बड़ा मलेशिया की आपने पता है क्या, मलेशिया के सदर साहब ने पूरी अपोजिशन को पकड़ के अंदर फेंक दिया था। अब वो यही करना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे हो नहीं सकता। उनके और हमारे सिस्टम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तो इसलिए आपकी ख्वाहिश हो सकती है, ठीक है, उसमें हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, अब हमें जाना है इस पर पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ ले लें कि वो क्या चार्जशीट तैयार करके बैठी है, इनके 100 रोज़ा एजेंडे पर उनका क्या मौक़िफ़ है। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हमारे साथ होंगे लतीफ़ खोसा साहब। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस वक्त हम पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब के पास मौजूद हैं। अब उनसे पूछते हैं कि जो नए पाकिस्तान के पहले 100 रोज़ मुकम्मल होने वाले हैं, कहीं इनको कोई कामयाबी नज़र आती है? एक साइड पे रख के इस बात को कि ऑपोजिशन में कोई अच्छा काम कर ले, तारीफ़ कर लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब। आपको 100 दिन को आप कैसे देखते हैं कंप्लीट होने वाले, कहीं आपको कुछ नज़र आता है? कमाल है, आपको नज़र नहीं आता है? तो देखिए कितनी अच्छी बात है, उन्होंने एक नई नहज दी है, उन्होंने एक नई समत दी है, एक नई डेफिनेशन या तारीफ़ दी है। उन्होंने कहा है कि जो यू टर्न नहीं मार सकता वो लीडर ही नहीं है, और अजीम लीडर की जो है पहचान और शनाख्ती ये है कि वो यू टर्न मारे। कमाल है, आपको यू टर्न की तारीफ क्या होती है? देखिए यही तो कमालात हैं। और फिर बड़ी ढिठाई के साथ, सिर्फ वो खुद नहीं है, उनके सारे सना खान जो काबीना जो भी है,
वो खुद भी सिलेक्टेड हैं और काबीना उनकी तो वैसे ही सिलेक्टेड होती है। चलिए आप वो सारे भी लगे हुए हैं। देखिए यू टर्न इज़ अ टोटल जो है ये आपने कि एक आपसे बात की, देखें उनका क्या बयानिया था, वोट किस बात पे लिए। नंबर 1 उन्होंने वोट लिए कि मैं जी क्या नाम है ट्रांसपेरेंसी और जो है शफाफियत और मेरिट लाऊंगा। मेरिट की धज्जियाँ उड़ा दी हैं उन्होंने इस दौरानिए में। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं मेरिट की धज्जियाँ कहाँ उड़ाई उन्होंने? कमाल है, आप देखिएगा माशाअल्लाह उनके जो एडवाइज़र जुल्फी साहब हैं उनकी क्या क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन। फिर चेयरमैन उन्होंने जो अब रिसेंटली बनाया है उनकी ज़रा देख लें। फिर जो चीफ़ मिनिस्टर माशाअल्लाह पंजाब के बनाए हैं वो आप तो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वो 4 लफ्ज़ लेकिन उन पे कोई वो नहीं है ना, एलिगेशन नहीं है, नहीं एलिगेशन, वो एक न्यूट्रल बंदा लाना चाह रहे हैं। एलिगेशन ये है कि उन्होंने लेके आए हैं, उनके घर बिजली नहीं है। एलिगेशन ये है कि उन्होंने कत्ल के केस में तस्लीम किया कि मैं कातिल हूँ और फिर जो है उन्होंने दियत देकर उन्होंने जो है राजीनामे की बुनियाद पर बरीयत ली। अरे बाबा, जो आदमी अपने आप को कातिल तस्लीम करता है वो कैसे उस 62-63 के जायचे में से उतर सकता है? उस पर तो बुनियादी ये है। आपका क्या ख्याल है, करप्शन सिर्फ पैसा लेना होता है? डमी, हाँ डमी वज़ीर आला है, वो भी है, डमी भी है, बिल्कुल भी है, बिल्कुल भी है। उनको तो बाख्तियार है ही नहीं। उनको एक आखिरी सवाल जिसके बगैर मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा। जो आजकल नैब की बड़ी बाज़गश्त है, नून लीग की तरफ से इल्ज़ामात, ख्वाजा साद रफ़ीक ने कल लगाए इल्ज़ामात, शहबाज शरीफ साहब ने, हमज़ा शहबाज ने, इन इल्ज़ामात को आप समझते हैं ग्रजेस निकल रहे हैं नून लीग के, या वाकई आप भी ये समझते हैं कि तरमीम होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो आपको अपने दौर में कर लेनी चाहिए थी अगर इतनी नागुज़ीर अब हो गई? देखें, अब मैं तो हुकूमत का हिस्सा था, 10 साल रहा हूँ, एज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहा हूँ, एज वफाकी मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर रहा हूँ, एज गवर्नर रहा हूँ, आई बीन इन द गवर्नेंस। तो अभी भी मैं स्ट्रीमलाइन में मेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कम से कम हद तक तो मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और बहुत सारे, देखिए हमने कोशिश की कि नैब को जो है ज़्यादा मौसर एक इदारा एंटी ग्राफ्ट बनाया जाए, एक ऐसी कमीशन को वजूद दिया जाए जो बहुत हाई पावर्ड हो, जिसको हर किस्म की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो और अदरवाइज अथॉरिटी में उनको इंडिपेंडेंस हो। वो अक्रॉस द बोर्ड सारा, वो अगर अक्रॉस द बोर्ड करे तो नहीं माने ना। देखिए हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी, माफ़ कीजिएगा, हम कोलिशन गवर्नमेंट में थी उस वक्त भी, हमारे साथ नून ने नहीं साथ दिया। 18वीं तरमीम के बावजूद हमने 18वीं, आप तो 62-63 पे भी बात करना आपको चाहते पता ही है, बिल्कुल हम you know that very well, लेकिन वो आज खुद उस ट्रैप में आए। हाँ। जो बातें उन्होंने हमारी नहीं मानी, और अब वो गलती मानते हैं कि हमें कर लेना चाहिए था। मुझे बताएं, नैब बिलावल साहब को भी, बिलावल भुट्टो को भी नैब ने बुलाया कि वो जो जरदारी ग्रुप है, आप उसके चेयरमैन आए, ज़रा ये कोई हसन हुसैन वाला मामला तो नहीं होने लगा? देखिए मैं तो चूँकि उसमें वकील भी हूँ, मोहतरमा शहीद का भी मैं वकील रहा, आसिफ अली जरदारी, इस केस में भी मैं पेश हूँ। ये देखें, जरदारी ग्रुप हाकिम अली जरदारी साहब ने बनाया था, बिलावल के दादा ने बनाया था। अच्छा, सिम्बॉलिकली वो तो फौत हो गए, उसके बाद आसिफ अली जरदारी, फरियाल बीबी आ गई, ये फैमिली एक अफेयर था बेसिकली। जरदारी साहब जब सदर पाकिस्तान बने तो इन्होंने उससे मुस्ताफ़ी हुए, क्योंकि कानूनी तकाजा भी यही था कि सदर को जो है he is a symbol of the federation, unity of the federation, conflict of interest he has to be independent। तो उन्होंने उससे मुस्ताफ़ी हुए, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो था उन्होंने एक्सेप्ट किया। SCCP के पास वो उस वक्त से मुंदरज है उनका मुस्ताफ़ी होना, सो वो भी उससे सेग्रीगेट हो गई। तो अदी फरियाल रह गई, लेकिन चेयरमैन बिलावल एक सिम्बॉलिकली चेयरमैन थे। ही वॉज एक्चुअली अब्रॉड, आपको पता ही है कि वो मुल्क से बाहर थे और वो उस वक्त निकालना क्या चाह रही, टीनेजर थे, कुछ भी नहीं मुझे समझ, वैसे सिंबॉलिकली चूंकि वो चेयरमैन हैं उनसे, बट आई नो इट एज अ फैक्ट, इसमें ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ क्योंकि मैं उसमें सारा वकील की हैसियत से देखा है, उनका कहीं भी कोई दस्तखत या वो उनका कोई ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो सिंबॉलिकली यकीन सिंबॉलिकली वो चेयरमैन ज़रूर थे, हमें कोई खतरा नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं। देखिए बाकी ये है कि नैब कंट्रोवर्शियल यकीनन हो जाती है। जहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब की बहन जो है उसके नाम पर दुबई में एक प्रॉपर्टीज़ निकलती हैं,
जहाँ इमरान खान साहब की अपनी जो है वो हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल बिला वो तो चल रहा है ना, नैब का भी चल रहा है। देखें जो भी है, जहाँ अलीम खान के खिलाफ नैब के कार्रवाइयाँ चल रही हैं, स्पीकर साहब भी हैं, परवेज जिलाई भी हैं, जहाँ उसके चल रहे हैं, जहाँ चीफ मिनिस्टर आपका जो KPK का था, अब उनके जो है डिफेंस मिनिस्टर खटक साहब, उनके खिलाफ चल रही है, जहाँ तरीन साहब के खिलाफ इतने वाज़े तौर पर आए कि करोड़ों रुपए उन्होंने अपने मुलाजमों के नाम वगैरह वगैरह किए, तो फिर देखिएगा ये कोई आप जब तक अक्रॉस द बोर्ड नहीं करेंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 25 बड़ा वाजे है, तब तक आपकी फिर ऑपोजिशन का ये कहना कि जी ये विक्टिमाइजेशन हो रही है, नैब को मिसयूज़ किया जा रहा है, नैब ज़दा जो हैं वो नैब ज़ादे बन जाते हैं जब वो उस जानिब चले जाएं। तो आप अभी भी चाहते हैं इस कानून में तरमीम कर दी जाए? बिल्कुल, हुकूमत चाहेगी, आप चाहेंगे, नून लीग चाहेगी। मुझे तो ये अपने मुल्क का एक वाहिद इशू लगता है जिसपे तीनों पार्टीज का कंसेंसस हो सकता है, सबका कंसेंसस हो सकता है। कल की जो तलवार है आज की, कल को हमारे गले में ना आ जाए। ऐसा हाई पावर्ड कमीशन होना चाहिए, दुनिया में है ऐसे, फ्रांस में दूसरे, जिनको टोटल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। अब देखें, हमने जब सुप्रीम कोर्ट को 18th अमेंडमेंट में हमने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट किया, तो आज आप सुने ज़रा, वो कहते हैं वो जुडिशरी नहीं है। आज 18वीं तरमीम 19वीं तरमीम के बाद जुडिशरी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, सही। जुडिशरी पर किसी एग्जीक्यूटिव का कोई ऐसा दस्तरस नहीं ना। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए नैब छोटे बंदे पर हाथ डाले तो नैब ठीक है, नैब आज बड़े मगरमच्छों को हाथ डाल रहा है तो नैब जो है ना वो कंट्रोवर्शियल बन गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पटवारियों के लिए देखें, आपकी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स हैं, और फिर जब सूबाई आप मामले में दस्तरस करते हैं तो फिर 18वीं तरमीम के वो मुतसादिम हो जाता है। अगर ये समझते हैं कि ये क्रिकेट की ये T20 वाली गेम है जिसमें मैं कप्तान हूँ और मैं जिसको चाहूँ निकाल दूँ, जिसको चाहूँ मैं खिला दूँ। लेकिन ऑपोजिशन को चाहिए मार्जिन दे, अभी हनीमून पीरियड खत्म होने वाला है, हम मार्जिन अभी तक यार कंटेनर से नहीं उतरे। अभी कंटेनर से जब तक नहीं उतरेंगे, मैं आपको बता दूँ ऑनेस्टली स्टिल ऑन द कंटेनर। गवर्नमेंट को अभी तक ये नहीं पता है कि वो गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट अभी तक वो ज़बान इस्तेमाल कर रही है, और इनके तमाम वज़रा बशमूल वज़ीर जो माशाल्लाह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं इत्तलात के, वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। जो देखिए, ऑपोजिशन आधी ऑपोजिशन है पाकिस्तान की। अगर ऑपोजिशन का भी कसूर है कि आज वो एक ही पेज पे इकट्ठे नहीं है, ऑपोजिशन का भी कसूर है, माने आपको सजा। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, हम इशू ओरिएंटेड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमने ऑपोजिशन बढ़ाए, ऑपोजिशन नहीं, ऑपोजिशन स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि हुकूमत ट्रैक पे चल सके। ठीक है ना, वी आर वेरी स्ट्रांग ऑन सर्टेन इश्यूज, और उस पे हमारी यूनानिमिटी है। लेकिन ये नहीं है कि हम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यही तय किया था, हम ऑपोजिशन में बैठेंगे लेकिन इशू ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करेंगे। कोई अच्छी चीज़ होगी गवर्नमेंट की, हम गवर्नमेंट का साथ देंगे, हमारा कोई इशू नहीं है। बहुत शुक्रिया सरदार लतीफ़ खोसा साहब, हमारे साथ थे, आपने हमें टाइम दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाइट एडिशन के लिए आप हमें फीडबैक देते रहिए। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।